Hello student, welcome back to the part 3 of the paper discussion of 2026 JEE मेंस पेपर। देखो, JEE मेंस का 28 जनवरी को ये पेपर हुआ था एंड ऑल ऑफ यू नो कि ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रही बात अब एक सेकेंड मुझे दो। रही बात अब पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में भी हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस किया और पार्ट 3 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। तो पहला क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू जेड बिलोंग टू सी, जेड माइनस टू का मॉड लेस देन इक्वल टू 4। अब जिनको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री का आइडिया है तो वो देख के बता देंगे। सर्कल का इनसाइड के एरिया की बात करिए, इक्वल टू में ऑब्वियसली सर्कल आता है क्योंकि ये एक डिस्टेंस है जो अगर आप देखो तो जेड माइनस टू सेंटर, मतलब वही बात है। बेसिक से अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो हम समझ भी पाएंगे कि ये एक सर्कल है, नीचे वाला एक एलिप्स है। अब बात क्या है, आपको मैक्सिमम ऑफ Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 मतलब ठीक है, और Z1 आएगा आपका A से यानी कि आपके सर्कल वाले पार्ट से, और Z2 आएगा आपका B से। आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए कुछ कुछ रफ आइडिया आया होगा कि क्या कुछ हम करने वाले हैं, क्या कुछ इस क्वेश्चन में होने वाला है। नाउ द थिंग इज दैट हमें इसमें पर्टिकुलरली चलना है क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा Z1 यानी कि A सेट है वो ये सर्कल को डिनोट कर रहा है। इसमें दो तीन चीजों को ध्यान दो, क्योंकि रेडियस 4 फिक्स है और सेंटर 2,0 है, तो अगर मैं इसका एक्स एक्सिस में देखूं तो -2 से 6 की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। ये देखो -2,0 पॉइंट है और ये पॉइंट 6,0। समझ गए, सेंटर इसके यहाँ बीच में 2,0 वाला हो गया। ये सब आपको आइडिया लग गया होगा। ये सेंटर मान सकते हो, मतलब 2,0 अगर हम मान के चल रहे हैं तो, या फिर जैसे भी है 2,0 4,0 आपके अकॉर्डिंगली। बात यह है कि सेंटर 2,0। अब और देखो, सेट बी को भी जब मैं डिफाइन करूंगा तो वो एक एलिप्स आएगी। ठीक है, जो 2,0 -2,0 जो चीजें हैं वो आपके फोकस होंगे। ऑब्वियसली जो इक्वल टू में होता है वो मेजर एक्सिस के इक्वल होता है, यानी कि 2a की वैल्यू 5 तो a की वैल्यू 2.5। तो डायग्राम कैसा बनेगा ये मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। ऑब्वियसली इलिप्स में ये पॉइंट 2.5, हो जाएगा, ये पॉइंट -2.5, -2.5, और उसके बाद आप बी भी निकाल सकते हो। बी निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास जब ए आ गया, आपके पास फोकस है, हम जानते हैं ए की वैल्यू क्या होती है, मतलब जो फोकस का डिस्टेंस है ये ए ही होता है ना, ए, 0 ही होता है फोकस। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। ए ई स्क्वायर, ई का रिलेशन करूं या फिर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 2 यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है, इज इक्वल टू 4। तो यहां से आप बी की वैल्यू निकाल लोगे। इसमें थोड़ा सा और किया गया, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस निकाल के 2a के कंपेयर करके। बात वही है, डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो। बात यह है कि b की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। इसके बाद देखो आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है, Z1 माइनस Z2 निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब हम एंड पॉइंट यानी कि इसका सर्कल का ये वाला पॉइंट और इलिप्स का ये वाला पॉइंट लेंगे, मतलब 6 और 2.5 -2.5, यानी कि 6 और ये 7, 8.5, 8.5 और यानी कि 17/2। ठीक है, मैक्सिमम तो इसी केस में आएगा। बाकी आप कोई भी रैंडम दो पॉइंट सर्कल इलिप्स पे उठाओगे, डिस्टेंस निकाल सकते हो, बट मैक्सिमम आपके इन दो केस में आएगा जब आप दोनों के एक्सट्रीमिटीज पॉइंट पे लोगे। Let's come to the question number 12 and this is the second question for our discussion। आप सबको पता है हम इसमें पहले से सॉल्यूशन लिख के रखते हैं ताकि आपका टाइम बचे, और इसमें हम अप्रोच एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन से। ऑब्वियसली आपको उस तरीके से काफी हेल्प करेगा टाइम बचाने में भी और अंडरस्टैंडिंग में भी। Let A be the focus of the parabola y square equal to 8x। Let the line y equal to mx plus c intersect the parabola at two distinct point। ठीक है, मैं अगर रैंडम से पैराबोला बनाऊं तो ऑब्वियसली इस तरफ खुलेगा, कोई लाइन ऐसे कट करेगी, उसके पॉइंट भी दिए गए हैं B और C। इफ द सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, अब A फोकस था, अब आपको देखना पड़ेगा, सपोज फोकस यहाँ है और फोकस की वैल्यू जो पता है 2,0 है, जब मैं कंपेयर करके निकालूंगा तो ऑब्वियसली ये मेरा एक सेंटर बन जाएगा, बट इस सॉरी सर ट्राइंगल बन जाएगा, इसका सेंट्रॉइड दिया गया है जिसकी वैल्यू 7/3, 4/3।
तो सिंपल क्वेश्चन है, यहां मैं ए पॉइंट तो दिया गया है, बी और सी को पैरामीट्रिक फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहूंगा। जर्नल अगर मैं x1, y1 या x2, y2 लेके चलूं तो लेंथी हो जाएगा, मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लूंगा। बी को मैंने लिया 2t1 स्क्वायर प्लस, मतलब ऑब्वियसली पैरामीट्रिक फॉर्म में a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t नाम से हमारा पैरामीट्रिक पॉइंट होता है। a की वैल्यू पता होने से मैं b पॉइंट को ले पाया और c पॉइंट को ले पाया। b पॉइंट हमने लिया 2t1 स्क्वायर 4t1 ऑब्वियसली a को पुट करके, और हमने c पॉइंट भी उस हिसाब से लिया। ऑब्वियसली जब हमारे पास हमें पता था सेंटर का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 3 और ये होता है, तो इसका मैंने इस्तेमाल करके दो इक्वेशन बना ली। पहली t1 प्लस t2 इक्वल टू 1 एंड दूसरी t1 प्लस t2 स्क्वायर इक्वल टू 5/2। ध्यान तो आपको निकालना था BC स्क्वायर, यानी कि BC का डिस्टेंस, यानी कि अगर आप देखो तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, BC स्क्वायर आपका होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 और y2 और y1 x1 सबको मैं t1 के फॉर्म में जब पुट करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए होगा। इसको ध्यान दो, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, एक बार इसको सर्कल को रिपीट कर देता हूं। ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए होगा। अब बात क्या है, जो आपके पास पीछे जो ये दो आए थे, इसमें से आप चाहो तो इन दोनों की हेल्प से t1 t2 सेपरेट वैल्यू निकाल सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू कि ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, एक सेकेंड मुझे दो, एक सेकेंड, कि ऐसा ना हो कि ये ब्लैंक रिकॉर्ड ना हो रहा हो, बस ठीक है। ऑल कूल, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यहां से t1 t2 सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं, आप t1 माइनस t2 निकालो, t1 प्लस t2 निकालो और ये निकालो, कि जो एक्सप्रेशन चाहिए वही निकाल लो। वो निकालने ज्यादा आसान होंगे रादर ऑफ t1 t2, तो इनको निकाल लूंगा जब मैं और पुट कर दूंगा तो मुझे 80 आंसर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन, आपको बेसिक पता होनी चाहिए तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। Let's come to the question number 13, and obviously it is the third question for today's discussion. Let f of x equal to limit theta tend to 0, x belongs to R. Consider the following two statement. दो स्टेटमेंट दी गई, आपको बतानी है ट्रू है फॉल्स है। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में, देखो सॉल्यूशन पे ही चलते हैं। पहले तो मैं 2 बाय थीटा को n मान लूंगा, जिसकी वजह से जो थीटा 0 को टेंड कर रहा था तो n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा लगने लग जाएगा, क्योंकि याद रखो मैंने थीटा को n माना है। तो पहली बात तो मैं एक्सप्रेशन को यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा cos ऑफ पाई एक्स माइनस एक्स की पावर n साइन ऑफ x माइनस 1 साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर n x माइनस 1। एक सेकेंड, x की पावर n x, वाई दिस हैपनिंग, x माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा और लिमिट अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, थीटा टेंड्स टू 0 थी, ये मेरा बनेगा। देखो उसके बाद में एक स्टेप और बताता हूं आपको। ऑब्वियसली दो केस में तोड़ सकते हो आप, केस 1 केस 2 के हिसाब से। पहली बात तो अगर मैं अपने x को लेस देन 1 मानूं और x को ग्रेटर देन 1 मानूं, तो ऑब्वियसली जब मैं x को छोटा मानता हूं, लेस देन 1 मानता हूं, तो जो जैसे ये एक्सप्रेशन है, तो 1 की पावर जो अब वैसे भी इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, तो ये वाला पार्ट 0 को टेंड कर जाएगा और ये भी 0 को, तो cos पाई x अपॉन 1। तो मॉड लेस देन 1 के लिए ये और ग्रेटर देन 1 के लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो ग्रेटर देन 1 के लिए मैं x की पावर n से डिवाइड कर दूंगा, तो ऐसा कुछ मिलेगा। डिवाइड करने के बाद अब n टेंड टू इन्फिनिटी करने के बाद ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट बचेगा। अब ध्यान दो, आपके पास दो, मैं कह सकता हूं फंक्शन आ गए, एक तो ये और एक ये। इसके लिए डायरेक्टली हम एज्यूम कर पाए क्योंकि हमें एक्स की पावर n टेंड टू 0 हो रहा था, बट इसके लिए पहले मुझे डिवाइड करना पड़ा। इसमें ही मान लो, इसमें ही मैं इस वाले एक्सप्रेशन में जब मैं x की पावर n से डिवाइड करूंगा तो cos पाई x अपॉन x की पावर n, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसके बाद जब आप यहाँ 0 पुट करें आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। अब दो एक्सप्रेशन जब आपके आ गए और एक x इक्वल टू 1 के लिए ले लूंगा, तो वहां तो -1 आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब x इक्वल टू 1 के लिए जब मैं लूंगा और x इक्वल टू -1 के लिए, क्योंकि इन दो पॉइंट पे तो वैसे भी हमें प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा करने के बाद मैं फंक्शन को फाइनली ऐसा बना पाऊंगा। क्यों, ये तो हमने देखा कि मोड लेस देन 1 के लिए हमारे पास ये है, सॉरी ग्रेटर देन 1 के लिए ये है, लेस देन 1 के लिए ये है, पर्टिकुलरली 1 पे ये आ रहा है, पर्टिकुलर -1 पे ये आ रहा है। तो अब मैं कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी चेक कर सकता हूँ। जब x इक्वल टू 1 पे चेक करूंगा तो f ऑफ 1 की वैल्यू -1 आ रही है, बट मेरी लिमिट्स की वैल्यू लिमिट्स की वैल्यू भी -1 ही आ रही है। और जब मैं पॉजिटिव पे चेक करूंगा तो इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, बट इसका मतलब कि LHL RHL भी इक्वल और f ऑफ 1 भी इक्वल है। बट मेरी स्टेटमेंट 1 क्या थी, ये कह रही डिसकंटिन्यूस, यानी कि स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि x इक्वल टू 1 में फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है। अब x इक्वल टू -1 पे जब मैं चेक करूंगा
तब भी क्या होगा, x इक्वल टू -1 पे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन 2 मिल रही है, और मतलब ठीक है, f ऑफ -1 की, और LHL की वैल्यू दिस आ रही है, यानी कि वैसे ही दिख रहा है, अलग आ रही है, और RHL की वैल्यू अलग, तीनों ही अलग आ रहे हैं। तो ये फंक्शन, ये इस पॉइंट पे x इक्वल टू -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कोई सी ठीक नहीं लिखी, तो यानी कि नाइदर वन नाइदर टू इज ट्रू। लेट्स कम टू द, तो हमने आज कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए? 13th क्वेश्चन था, एक और 14th और 15th, दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। चलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर मैं इस पर्टिकुलर को छोड़ दूं और यहां से देखूं तो काफी कुछ सिमेट्रिक है। इसमें मैं चाहूं तो चलो आपको मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। मैं फर्स्ट टर्म को एक बार छोड़ना चाहूंगा, इस वाले पार्ट को, और सिर्फ रेस्ट जो बचा है उसको एस डेस मान लेता हूं। इसको छोड़ के बाकी, मतलब इसको ऐड करके ऐसा आ रहा है, बट इसको छोड़ दिया। इस पर्टिकुलर में पहले तो मैं 10 की पावर 3 की पावर 25 कॉमन निकाल लूंगा, अंदर ऐसा कुछ मिलेगा। ऑब्वियसली जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये जो मेरा एक जीपी की तरह बन जाएगा, समेशन जीपी 6 की पावर के, मतलब इसका कॉमन रेशियो 6 है और ये कॉमन, ठीक है। जीपी का मुझे निकालना आता है, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, कॉमन रेशियो है, फर्स्ट टर्म 1 है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, ये a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये लगा के मैं एस डैश निकाल पाऊंगा। ऑब्वियसली जो आपने बाहर लिया था वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, और आपका एस डैश फाइनली आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद। अब कुछ नहीं करना, जो आपने एक्स्ट्रा जो छोड़ा था उसको ऐड कर देना, आपका फाइनली ऐसा आ जाएगा, दैट विल बी 2 की पावर 26। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस कंफ्यूजन एक छोटी सी टर्म कर सकती है। इसको आप इसके साथ लिंक करने के बीच में, मतलब सिमेट्रिसिटी बिठाने के चक्कर में पड़ जाओगे, और इसको सेपरेट लेके रेस्ट की जो सिमेट्रिसिटी है उसको मेंटेन करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज डिस्कशन एंड द 15th क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। दो पार्ट और रह जाएंगे जिसमें हम बाकी 5-5 क्वेश्चन डिस्कस कर पूरे पेपर को कवर करेंगे। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान होते हैं अगर आपको थोड़ी सी जीआईएफ की नॉलेज अच्छी हो। जीआईएफ की ऐसी नॉलेज तो इससे कुछ है नहीं, हमें पता होना चाहिए कि अगर 0.1 है तो उसका जीआईएफ 0 होगा, 1.1 का 1 होगा, -0.1 का -1 होगा, ये सारी बातें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब -π/2 टू π/2 के लिए ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और ये मैंने इस टेबल में आपको बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेक डाउन करके बताया कि माइनस पाई, अब मैं एक दो चीजें बता देता हूँ, जैसे π/2 की वैल्यू 1.57 और -π/2 की वैल्यू -5.7। अब अगर आप देखो कि -1.57 से -1 के बीच में जीआईएफ तो -2 देगा हमेशा, खाली जीआईएफ। साइन क्या देगा? अब साइन को आपको सोचना पड़ेगा, -π/2 पे साइन क्या देता है, मतलब साइन ऑफ -π/2 क्या होता है, आपका नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन π/2 यानी कि -1। अब -1 का जीआईएफ -1 होता है। अब ध्यान दो, जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ूंगा मैं, यानी कि -1 की तरफ जाऊंगा, तो साइन ऑफ -1, माइनस तो बाहर निकाल सकते हो। आप एक चीज को देखो, इस नेगेटिव को छोड़ दो, तो 1.57 1.75 अगर आप इसको ग्राफ से देखो तो π/2 अचीव करने के बाद वैल्यू घटती है, वैल्यू घटती है, तो वैल्यू कुछ घटी होगी ऑब्वियसली। जैसे अगर मैं देखूं साइन ऑफ π/2 की वैल्यू 1 है, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव में बात कर रहा हूं, तो इसके बाद कुछ 0.9 आएगी, बट नेगेटिव के साथ आएगी। अब नेगेटिव ऑफ 0.9 भी -1 होता है, तो अच्छी बात क्या है कि इस पूरे रेंज में -1 होगा। वैसे आप कॉस्ट के लिए जब चेक करो, इस पूरे रेंज में 0 होगा, तो ये 4 टुकड़ों में रेंज डिवाइड करनी पड़ेगी, मतलब जर्नल रेंज बनानी पड़ेगी, जो जैसे इस रेंज में पूरा -1 आ रहा है। अब मान के चलो इस रेंज को थोड़ा सा और कम करना पड़ता, कि साइन हो सकता था कि -π/2 से सपोज करो -0.9, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, उसके भी जो -1 देता, तो मुझे रेंज को थोड़ा श्रिंक करना पड़ता। बट अब ये 4 जनरल रेंज बन जाएंगी, और उस रेंज के हिसाब से मैं अपने इंटीग्रल को तोड़ूंगा और मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ, उसके हिसाब से वही वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, मैंने अप्रोच बताई, अब वो खुद को सॉल्व करना है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।